हेलो एंड वेलकम टू बिहार बोर्ड 2022 टॉपर स्टार। मैं हूं दिव्यांशु कश्यप, को फाउंडर एंड फिजिक्स मेंटर ऑफ एससी। हमारे साथ हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के कुछ होनहार बच्चे जिन्होंने इस बार 12th के एग्जाम में आईएससी के एग्जाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और स्टेट के साथ साथ अररिया के साथ साथ स्टेट में भी मतलब बिहार में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा इन लोगों का। कोविड के सिचुएशन में भी इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उन लोगों को एक बार कांग्रेचुलेशन। और जैसा इतिहास रहा है अररिया डिस्ट्रिक्ट का, एक से एक साहित्यकार, एक से एक अच्छे विद्वत लोग प्रोड्यूस किए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, और उन्हीं गरिमा को ये लोग अभी अपने स्तर से जिस स्तर पर बढ़ाने का कोशिश किया है, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और हम ये शुभकामनाएं करते हैं कि अपने इस जो एक छोटा सा एक पहला और वो मुकाम हासिल किया उसको वो बनाए रखेंगे। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि एक बार हर एक बच्चे से यहाँ पे जो भी मौजूद स्टूडेंट हैं उन सभी से इंट्रोड्यूस कराया जाए आप लोगों को। और ये बच्चे जो आने वाले जो उनके आने वाला जो पीढ़ी है, जो उनके जूनियर्स हैं, उनको वो गाइड कर, जिससे कि उनका थोड़ा सा कुछ मेहनत का जो रास्ता वो थोड़ा सा आसान हो। तो हम अपने से बस ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे साथ इस साइड बैठे हुए हैं वो आशु कुमार मंडल, जो इस बार अररिया डिस्ट्रिक्ट के टॉपर रहे और साथ के साथ बिहार में भी इनका 19वां रैंक रहा है। और बाकी ये सारे जो बच्चे इनके साथ थे वो भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। तो नंबर थोड़ा आगे पीछे उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ मेहनत लोगों का बहुत बेहतर रहा है। कोविड के समय में, जिस समय में पूरा जो सोसाइटी था, जो समाज था, वो निराशा से भरपूर था, उस समय इन लोगों ने अपने मोटिवेशन को, अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा और किस तरह से उन्होंने मेहनत की, आइए हम लोग इन्हीं से पूछते हैं। तो फर्स्ट लोगों का आपस में पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर आगे की जो बातें हुई वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आशु से। मेरा नाम आशु कुमार मंडल है और मेरा पिताजी का नाम श्री गुरुदेव मंडल है। मैं गांव भदेश्वर का रहने वाला हूं और मैं 10वीं की पढ़ाई मध्य विद्यालय कोसी शिविर बतना से किया। फिर आते हैं हम लोग सेकंड, अभी है सौरभ, जिनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेकर। मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है। मेरे पापा का नाम श्री उमेश शर्मा है। मेरा घर सुभाष चौक फॉरबिसगंज है और मैंने 10th की पढ़ाई +2 ली एकेडमी फॉरबिसगंज से किया। अब सौरभ के बाद हम लोग आते हैं विकास से, बात करते हैं इनसे, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि सर के गाइडेंस की बदौलत मुझे आज टॉपर स्टॉल में बोलने का मौका मिला कि इतना अच्छा मैं कर पाया। मेरा नाम विकास कुमार झा है और मेरे पापा का नाम श्री जयशंकर झा है। मैं भदेश्वर का रहने वाला हूँ और मैंने 10वीं की पढ़ाई जिला स्कूल फॉरबिसगंज से की थी। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से इनका इंट्रोडक्शन जान के। एक्चुअली देखिए, आप जिन बच्चे जो भी बच्चे हैं, आप उनके बारे में अगर आप देखें, अभी सुने हैं, तो मैक्सिमम बच्चे वैसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसमें वैसे बच्चे मैक्सिमम है जो गांव से हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से आए हैं। और जो एक मिथ है या फिर यूँ कहें कि गांव के बच्चे बहुत बेहतर नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, बहुत अच्छा रैंक नहीं ले पाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, उनको इन लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से धराशायी किया और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। और वो भी उस समय में जब पूरी जो सोसाइटी थी वो पूरे निगेटिव की ओर जा रही थी, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा और पहला जो प्रकोप था वो इन्हीं लोगों के ही बैच से स्टार्ट हुआ। तो खैर चलिए, वो सभी के लिए था, तो उनसे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इन बच्चों से हम ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने कब अपना स्टडी जो है वो एससीपी से स्टार्ट किया, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कब एससीपी को ज्वाइन किया और कैसा इनका सफर रहा। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं फर्स्ट आशु से, और ये बता देना चाहते हैं हम लोग कि ये जो टॉपर टॉक है उसमें हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा जो पहलू है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का माइंड में होता है कि अगर आप पटना जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं, तभी रिजल्ट आ सकता है, छोटे जगहों से रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये बच्चे जो है वो जीता जागता प्ररूप है, उसका रिजल्ट है जो आपको अपने आप ही बताएंगे वो सारे चीज। और बहुत सारे लोगों का होता है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो टॉपर टॉक है वो एक्चुअली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम से 12th का पढ़ाई किए हैं। यहाँ पे हमारे साथ दो वैसा बच्चा बैठा हुआ जो 12th में ज्वाइन किया हुआ, एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ जो 11th में ज्वाइन किया। तो हम उनके जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आशु से ही। आशु बताएंगे एक बार कि आप कब ज्वाइन किए थे एससीपी को और कैसा रहा आपका ये सफर। जब मैं 10th पास किया था तो तभी 2020 में कोरोना काल था, तो
पढ़ाई पूरा ठप था। फिर बाद में पता चला कि फॉरबिसगंज में भी ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। तो जब आया तो पता चला कि हाँ SCP में खुद का ऐप से डाउट सॉल्व भी होता है और पढ़ाई होता है। तो SCP ज्वाइन किया 2020 में और आगे पढ़ाई तैयारी। अब 2020 यानी कहने का मतलब ये है कि 11th से SCP को ज्वाइन किए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ विकास से पूछते हैं कि इन्होंने कब ज्वाइन। मैंने SCP 12th में ज्वाइन किया था 2021 में। 12th में ज्वाइन किया, तो आप जब 12th में ज्वाइन किए आपके साथ बहुत सारी कठिनाई हुई होगी क्योंकि आपका 11th में क्या नहीं था। 11th में आपने क्यों नहीं कारण, या फिर किस कारण से आपने 11th ज्वाइन नहीं किया, या फिर कुछ कर रहे थे, किस कारण से आपने 11th में ज्वाइन किया? 11th में कोरोना था जिस कारण से सारा कोचिंग बंद थी और मुझे पता नहीं था कि इधर फॉरबिसगंज में भी कहीं ऑनलाइन कोचिंग चलता है जो कर पाए। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला, लेकिन तब तक 11th का टाइम खत्म हो चुका था। इस कारण से मैंने 12th सीधा डायरेक्ट ज्वाइन किया। कुछ मुझे दिक्कत आई थी लेकिन मैं बेसिक बैच ज्वाइन किया था जिसमें कि सर लोगों ने 11th के जितना भी पोर्शन जो कि 12th में काम आता है बता दिया गया था। केमिस्ट्री का जो पूरा ऑर्गेनिक का पोर्शन 12th में आया करता था, लेकिन उतना कम टाइम में उतना करना संभव नहीं था, जिसका फिर भी सर लोग का जितना हुआ सर बताए और हम लोग को गाइड किए। तो हम लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी है उस पर भी बात करेंगे। अभी सर से पूछते हैं कि आप कब ज्वाइन किए? मैं SCP 12th में ज्वाइन किया था। 11th में कोरोना काल के कारण मैं SCP ज्वाइन नहीं कर पाया था और मुझे ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में पता नहीं था कि SCP में ऑनलाइन व्यवस्था है, इसलिए मैं 11th में कुछ नहीं पढ़ सका। लेकिन 12th में यहाँ आने के बाद मैंने बेसिक बैच में जितना 12th के लिए ज़रूरत था वो सब किया और सर लोग का सपोर्ट से मेरा 12th का एग्ज़ाम अच्छा ही गया। फिर से इन लोगों का जो आप जर्नी सुन रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है 12th में कुछ को उन लोगों को पता नहीं था 11th में कि क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम बहुत लोगों के पास ये मैसेजेस नहीं पहुंचा हुआ था। इस कारण से ये ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बहुत लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम भी था जिस कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो कहना मेरा बस इतना सा है कि अगर आपके पास जुनून है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप 12th में भी आकर के थोड़ा सा अपने आप को एक स्ट्रेटेजिकली अपने आप को स्ट्रांग करके थोड़ा मजबूत करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका ये लोग जीता जात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि 12th में आकर के 11th में नहीं पढ़ करके 12th का जो बेसिक बैचेस चल रहा था उनको कवर करते हुए यहाँ तक इस जगह पे पहुंच पाए हैं कि आज स्टॉक में शामिल हुए। बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन इनमें से ये वैसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाने लायक बनाया, ठीक, और ये काबिल तारीफ। और ये लोग कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है कि लोग 2 साल पढ़ने के बावजूद भी 400 क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर हम नंबर का बात करें तो विकास झा का जो नंबर है वो 430 है। ओवरऑल जो 430 है, 500 नंबर का जो एग्जाम था उसमें 430 नंबर आया है, जिसमें अगर सब्जेक्ट वाइज बात करा जाए तो मैथ में 99 है इनका, फिजिक्स में 67। और ये कह सकते हैं कि एक वाकई ये 99 और ये 67 ये दर्शाता है कि चले बहुत अच्छा लगा जान के इन लोगों का कि इन लोगों ने 12th में इनरोल करके अपने आप को उसके बाद इतना बेहतरीन रिजल्ट लाया कि इस फ्रंट लाइन पे भी टॉपर स्टॉक्स में बैठे हुए हैं। और ये काबिल तारीफ है कि उन्होंने 1 साल सिर्फ 12th में करके बहुत सारा 12th का वैसा टॉपिक होता है जो 11th से रिलेटेड होता है उसको भी कवर किया होगा। तभी आज अगर हम बात करें नंबर का तो आंसू का जो नंबर है जो 2 साल का रहे क्लास उनका है 454 यानी 454 नंबर है। 500 टोटल 500 नंबर में से 454 नंबर है। अगर विकास झा का बात करा जाए उनका 430 नंबर है जिन्होंने सिर्फ 12th करा है यहाँ से। और अगर सौरभ का बात करा जाए तो सौरभ का जो नंबर है वो है 427। तो बहुत ही काबिल तारीफ है इन लोगों का नंबर। और इतना कम टाइम में सबका अपना अपना स्ट्रेटजी रहा है कि इन दोनों ने 12th में किया है, इन लोगों ने 11th में किया है। तो अब बात ये आती है कि ठीक है आप अगर सिर्फ 12th में आकर के इतना अच्छा किए हैं कि 427 या 430 नंबर लेके आए हैं, आंसू ने 11th 12th दोनों करके 454 नंबर लाया है। तो अब हम लोग इनके प्रिपेयर स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उन्होंने इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर किया। क्योंकि देखिए एक्चुअल में है क्या कि ये जो एग्जाम है वो किसी 1 महीने या 1 दिन या 2 दिन या फिर 2 महीने या 6 महीने का खेल है नहीं, वो 2 साल 1.5 साल का पूरा प्रिपरेशन का खेल है जिसमें वो अपने आप को कैसे मेंटेन किया और कैसे सब्जेक्ट वाइज अपने आप को कवर अप किया, कैसा रहा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसू से। आप अपने स्ट्रेटजी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताएंगे जो आपके जूनियर हैं उनको गाइड करेंगे जिससे कि
आप ये भी बताएंगे कि पिछले साल का जो टॉप स्टॉक रहा है, जो लास्ट ईयर आपके सीनियर लोग जो टॉप स्टॉक दिए हैं, उनसे आपको क्या इंस्पिरेशन मिला, और आप अपने जूनियर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं, अपने स्ट्रेटजी को फर्स्ट कर दी। जब मैं 11th में आया था तो 10th पढ़ने के बाद तो सिर्फ यही था कि याद कर लेना बस हो गया। बाकी जब यहाँ पे SCP आया तो सर बता रहे थे कि कुछ पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद कुछ बुक भी बनाना है, तो न्यूमेरिकल सब आता था 11th में, तो वो भी बनाना पड़ता था। तो ज़्यादा मतलब तो आपका फोकस ये रहा कि बुक भी क्वेश्चन भी ज़्यादा बनाना नहीं है। हाँ। साइंस है तो साइंस समझने की चीज है, तो उसको प्रैक्टिस करा जाए और समझा जाए। हाँ। ये बसते ना कि उसको रटा। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर सर 12th में जब आया तो फिर टेस्ट भी होने लगा था, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट, तो फिर लिखने पर भी ध्यान दिया, ज़्यादा मेहनत, मतलब कि टेस्ट जब होता था तो कितना काम गलती हो रहा था उसको ज़्यादा ध्यान। तो कहने का मतलब है कि आप गलतियों पर ध्यान देते, तो गलतियों को कवर करने के लिए कुछ आप स्ट्रेटजी बनाए रखे थे? हाँ सर, कोई याद रखते थे क्या जितना गलती किए नहीं लिखते थे? सर सारा टेस्ट के बाद एक सर बोले थे डायरी रखने के लिए, तो डायरी रखते थे, उसमें जहाँ गलती होता था उसको लिखते थे। बस टेस्ट से पहले वही कर आते थे कि आज ये गलती नहीं करना, बाकी नया गलती होगा चलेगा लेकिन ये गलती नहीं करना है, तो धीरे धीरे कम होने लगी। हाँ, तो आप अपने स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे थे कि जैसे गलती कर रहे थे उसको लिख रहे थे आप, उसका डायरी या फिर कॉपी वगैरह कुछ बनाए हुए थे क्या? जी सर, डायरी या फिर कॉपी बनाए हुए। चलिए, और कोई वैसा स्ट्रेटजी जो आपको लग रहा था कि आपको यूनिक कर रहे थे? क्योंकि देखिए जितने भी बच्चे एग्जाम दिए उसमें आपका पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है, स्टेट में भी आपका बहुत बेहतर रैंक रहा है, टॉप 20 में रहे हैं, 19th रैंक रहा है, 19वां रैंक है। तो आप ये कुछ आपको लगा कि आपका जो स्ट्रेटजी था, आपके जो बाकी के फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे थे वो आपके साथ ही कर रहे थे, तो आपको लगा कि कुछ आप उनसे एक्स्ट्रा कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा एड कर रहे थे जिसका आपको फायदा मिले? अगर वैसा कुछ है तो आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में उसको ऐड कर सकते। सर यही था कि जब सर क्लास में करवाते थे तो पहले क्लास में समझ लेते थे, फिर घर जाने के बाद जो भी था उसको उसी दिन कर लेते थे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था लगाते थे, बाकी सर जहाँ बोलते थे जो करने के लिए सिर्फ वही करते थे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ बुक तो नहीं बनाए। जो मतलब जो टीम SCP की तरफ से आपको सजेशन किया गया, जो सब्जेक्ट बाय टीचर की तरफ से सजेशन दिया गया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए फिर अब हम आते हैं विकास की तरफ कि उनका कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। और बेहतर यह है कि उन्होंने सिर्फ एक साल यानी सिर्फ 12th में ही आकर के कवर अप किया है, तो इनसे जानते हैं हम लोग कि इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहा। मेरा बैच मॉर्निंग में था, जिस काम से कि मैं थोड़ा सा सवेरे जग जाता था सुबह में, क्योंकि रात में मैं पढ़ नहीं पाता था ज़्यादा रात तक, तो सुबह में जग के मैं जो क्लास उस दिन रहता था उस क्लास का पढ़ लिया करता था, और उससे पहले भी उस चैप्टर का जितना भी था याद कर लिया करता था। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो कर लेते थे, और मैथ का जो भी प्रैक्टिस था वो पूरा दिन करते थे, और बाकी फिर जो याद करना रहता था वो रात में कर लिया करते थे। तो आपका जो स्टडी का जो प्लान था वो आप रेगुलर पढ़ते थे, या फिर ऐसा था कि हफ्ता में 2 दिन पढ़े 3 दिन पढ़े ऐसा था, या फिर रेगुलर पढ़ते थे, क्या एक कोई रूटीन बना के पढ़ते थे, या कि रैंडम किसी सब्जेक्ट को कैसे भी उठा लिए, या फिर एक स्ट्रेटजी सेट करते थे कि इतना दिन में इतना टॉपिक को कवर अप कर लिया? क्या तरीका था? शुरू में तो ज़्यादा सिलेबस नहीं था तो वैसे रैंडम चल रहा था, लेकिन लास्ट में जब सिलेबस खत्म होने के बाद ज़्यादा प्रेशर आया तो फिर सर लोग से बात किए, तो उसके बाद सर लोग बताए ऐसे ऐसे करना है, लाइब्रेरी में आके पढ़िए। उसके बाद लाइब्रेरी में आके पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद लाइब्रेरी में आते थे तो बहुत टाइम बच जाता था, क्योंकि घर जाना नहीं पड़ता था, रात में घर जाते थे, यहाँ भी टाइम मिलता था, तो सप्ताह में एक बार रिवीजन करते थे पीछे का और बाकी पढ़ते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलरली अपने जो टॉपिक हैं उनको कवर अप करते थे और फिर सप्ताह में रिवीजन करते। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सौरभ के पास, उनसे पूछते हैं कि उनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा है क्या रहा है, कि जिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का अनुवाद इस टॉप स्टॉक में हम लोगों के बीच बैठ पाए हैं, वो भी सिर्फ 1 साल के ही कोर्स को करते हुए। तो आइए उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। जहाँ तक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बात है तो मैं सारे सब्जेक्ट को समान टाइम देता था और सभी सब्जेक्ट को एक समान टाइम देके पढ़ता था। मेरा बैच शाम में 6 से 9 बजे तक चलता था, जिसके कारण क्लास नोट्स में मुझे क्लास में किसी टॉपिक में दिक्कत होने के पर क्लास के बाद मैं सर लोग से आराम से पूछ सकता था, क्योंकि मैं लोकल ही था और मुझे कहीं दूर जाना नहीं पड़ता था और मेरा घर यहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। मैं रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी अपना डाउट क्लियर करके घर जाता था।
चलिए बहुत अच्छा। और इन लोगों का जो सारा आपको अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दिए हैं, और हम अपने तरफ से भी इसको चाह रहे हैं कि एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा, और बहुत ही सटीक होगा कि आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह से रखें। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखने का जो तरीका होगा मेरे ख्याल से, और इन बच्चों को जो गाइड किया है हम लोगों ने, हमारी टीम की जो एक एम है वो ऐसा रहता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप रेगुलर, जैसे आज मान लें फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, आज आपका क्लास है फिजिक्स का, तो आप उसका जो पीछे का जो भी टॉपिक है उसको आप एक बार रिवाइज करके आए और रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। भले ही आप मिनिमम 2 घंटा ही पढ़ें, लेकिन वो 2 घंटा रेगुलर रहेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी काम को लगातार करता है तो उस काम में वो मास्टर हो जाता है, और मास्टर हो जाते हैं यानी उसमें आप एक अपना बहुत तगड़ा वर्चस्व कायम कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, चाहे वो जिंदगी के किसी भी फील्ड में हो। अगर और ये मोहम्मद अली का भी कहना था कि अगर आप एक ही शॉट्स को, एक ही तरीके को अगर आप बार बार करते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है, बशर्ते कि आप हर बार अलग अलग शॉट्स को करें। कहने का मतलब ये है कि आप किसी दिन 2 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 3 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, तो उससे बेहतर है कि आप 2 घंटा तो कम से कम उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। उससे 2 से ऊपर ही जाना, उससे नीचे नहीं आना, और रेगुलर पढ़े। और चाहे हर एक सब्जेक्ट, इन लोगों का सबका अगर सुना जाए तो इन लोगों का कहना था कि सर रेगुलरली हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर्स को रखते थे कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाए, जहां मैथ है, जहां प्रैक्टिस का नीड है वहां प्रैक्टिस किया जाए। आगे इन लोगों के सब्जेक्ट वाइज में भी आएंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगा। अब कुछ ये क्वेश्चन अभी जो मैं इन लोगों से करूंगा, ये क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स के ही तरफ से आया हुआ था कि सर जब टॉपर स्टॉक होगा तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एग्जाम्स है या ये जो प्रिपरेशंस है वो 2 साल 1.5 साल का पूरा एक टाइमिंग होता है, उस 1.5 साल 2 साल में कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हो सकता है कोई एक दिन ऐसा आता है आपके जीवन में कि जो बहुत एनर्जी वाला होता है और बहुत ही तगड़ा जाता है, लेकिन अगला ही दिन ऐसा आता है जिस दिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बना, या फिर हो सकता है वो टेस्ट एक आप दे के गए और आपके हिसाब से वो टेस्ट नहीं किया, तो वहां आप डिमोटिवेट कर जाते हैं। और जैसे ही आप अगर इन लोगों के बैच का बात करें तो जैसे इन लोगों ने अपना पढ़ाई शुरुआत किया वो लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ, जैसे वो 12th में गए फिर से लॉकडाउन आया, और इवन यूं कहें कि इत्तेफाक ये देखिए ऊपर वाला का कि जैसे एग्जाम देना है उससे 1 महीना पहले भी लॉकडाउन था। तो ये जो उतार चढ़ाव वाला पूरा जो पीरियड रहा, उस उतार चढ़ाव के पीरियड में वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, कैसे अपने आप को बना के रखें अपने निगेटिविटी को, क्योंकि जहाँ सोसाइटी है, जहाँ चीजें निगेटिव हो रही है वहां तो कहीं ना कहीं कुछ असर तो होता ही है, लेकिन फिर भी उसमें अपने आप को कैसे वो मेंटेन करके रखें, ये जूनियर्स का क्वेश्चन था। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों से इसका आंसर मिले। तो स्टार्ट करते हैं सौरभ आपसे कि आप बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे पढ़ने। एससीपी के जितने भी टीचर हैं वो मोटिवेशन का एक बहुत ही अच्छे मतलब सोर्स है, और उनसे उनके मोटिवेशन की बदौलत ही आज मैं यहाँ तक टॉपर स्टॉक में बोलने लायक हूँ। आप आते हैं, हम लोग अब पूछते हैं विकास से कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखें और कैसे इस क्या कहते हैं इस पीरियड में अपने आप को मोटिवेट करके रखें। सबसे बड़ी बात है कि आप कोरोना करके 11th में आए नहीं, 12th में एडमिशन लिए, फिर लॉकडाउन लग गया, तो इस पीरियड में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखेंगे, कैसे कवर अप किए पूरा सिस्टम को, तो विकास बताइए। सर लोग पूरा मोटिवेट क्लास में किया करते थे, और सपना बहुत बड़ा था तो उसके पता ही था अगर नहीं पढ़ाई करेंगे या फिर डिमोटिवेट होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि पढ़ाई करें जिससे कि अच्छा अचीव किया जा सके बोर्ड के एग्जाम में। और सर लोग जितना सोचे तो उससे ज़्यादा ही सर लोग दिखा दिया करते थे कि ऐसा करना है, ये करना है, तो इसके लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तो डिमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं है। और कभी भी अगर डिमोटिवेट होते थे तो हम लाइब्रेरी में ही हमेशा रहते थे, सर से आगे बात कर लिया करते थे। चलिए बहुत अच्छा। ये तो वैसा ही बात हुआ कि ये तो हाँ, तो विकास अपना स्ट्रैटेजी, अपना वो मोटिवेटेड कैसे रहते थे वो बताया कि यहाँ के जो टीम मेंबर है, जो एससीपी के जो टीम मेंबर है, वो उनको टाइम टू टाइम ये बता रहे थे कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्चुअली यही है कि आप जिस एज में यहाँ पे आप 11th-12th के जिस एज में होते हैं, आपके पास खोने के लिए नहीं कुछ होता है। आप या तो पाएंगे या तो सीखेंगे, या तो अगर आप यहाँ पे बैठ पाए हैं तो बैठने का एक बस एक ही सा रीजन है कि आप जो आपका एम था वहां आप पहुंच पाए हैं। ठीक, अगर नहीं पहुंच पाए मतलब सीखे हैं। लाइफ में फेल नहीं होता है कुछ भी, कोई फेल होने का चांसेस ही नहीं है, बस या तो सीखने का चांसेस होता है
या फिर जीतने का चांसेस होता है। इनका यही कहना था कि मेरे पास खोने के लिए है ही नहीं कुछ, तो डरना क्या है, और जो काम मिला उसको शिद्दत से करेंगे। अगर शिद्दत से किसी काम को करते हैं तो बहुत बेहतर होता है। बहुत अच्छा लगा विकास का सजेशन सुन के, और इनका जो स्ट्रेटजी ये मोटिवेट रहने का जो था वो बहुत बेहतरीन था। अब आते हैं आंसू से पूछते हैं जो इस बार के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, इनका स्ट्रेटजी क्या है और बताइए। सर मैं जब 10th में अच्छा किया था तो फिर SCP आया, फिर जो यहाँ पे 11 का फर्स्ट मैथ का टेस्ट हुआ था तो 15 में मेरा सिर्फ 6 नंबर आया था। तो मुझे लगा कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे, तो इतना अच्छा। तो फिर सर पर्सनली फिर समझाए कि नहीं आगे बढ़िए, अपना 100% दीजिए, और कुछ खोने के लिए है नहीं तो आगे बढ़िए सिर्फ। तो फिर जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो वहाँ पे 15 में 14 नंबर आया, फिर कॉन्फिडेंस फिर बूस्ट हुआ। लेकिन फिर जब 12th का जब फिर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, फिर 75% के साथ ही स्टार्ट हुआ। तो लेकिन ये था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। तो बस सर का मोटिवेशन था। तो देखिए इनके बात से ये पता चल रहा है कि ये अभी टॉपर के लिस्ट में बैठा हुआ है, स्टेट में रैंक है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है, फिर भी इस बच्चे का जो कहना है कि स्टार्ट इसका 15 में 6 नंबर से होता है। 12th में जो बच्चा इस बार 99 नंबर लेके आता है मैथ्स में, इसने मैथ्स का जिक्र किया तो मैथ्स में इसका 99 है इस बारी, उस बच्चे के स्टार्ट 75 नंबर से हुई है। तो कहने का मतलब है कि नेवर गिव अप, लगे रहिए। हमारा ये मोटो है, हमारे हर एक टीम के हर एक मेंबर का ये कहना है कि लगे रहो, और इसी लगे रहने का ये अंजाम है कि बच्चा आज जो अपना शुरुआत 75% के टेस्ट के नंबर से स्टार्ट किया, वो आज 99 बोर्ड में लेके आ रहा है। तो इस मोटिवेशन का ये रीजन है कि वो अपने अंदर से भी आना चाहिए। देखिए कोई भी टीचर या कोई भी टीम जो है वो आपको मोटिवेट तो हर एक को उसी तरीका से किया जाता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर का जो आग है वो भी आपको जला के रखना होता है। बस काम इतना सा होता है कि आग आपके अंदर होना चाहिए। जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो गाइड होते हैं, वो क्या करते हैं उसमें बस घी डालने का काम करते हैं। तो हमारा जो काम होता है वो इतना ही सा होता है। हाँ, लेकिन हाँ ये फिर से एक बार ये है कि आप लोगों ने अपने आप को इस ऑड सिचुएशंस में और इतने अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को बनाए रखा और मोटिवेशन रखा, और यहाँ से यही सिद्ध होता है, यही प्रूफ होता है कि अगर आप लगे हुए हैं और कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा ही। जो एक अगर ये 75% आया तो वहां से डिमोटिवेट हो सकता था, उस पढ़ाई को उतने सीरियसली नहीं करके धीमे से वो काम कर सकता था, लेकिन क्या अपोजिट काम किया इन्होंने कि अपने उस गलतियों को पकड़ा और उसको अपना बेस बना करके बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करके अपने आप को रखा। तो चलिए उन लोगों का जो मोटिवेशन का जो तरीका था वो हम लोग जान लिए। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज कि इन लोगों ने अपने ऑल सब्जेक्ट का कैसे प्रिपरेशन किया और इनका क्या नंबर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसू से। उसका नंबर हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि जो मैथ मतलब ओवरऑल अगर आंसू का नंबर का बात करा जाए तो मेरे पास जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से जो आया हुआ है 454 नंबर इनका ओवरऑल आया हुआ है, मतलब 5454 454 नंबर इनका ओवरऑल आया हुआ है। मैथ्स में इनका 99 है, फिजिक्स में इनका 90 है, और जो थ्योरी पेपर है उनका 65 नंबर आया हुआ है, और मात्र 25 नंबर उनको प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो 25 प्रैक्टिकल का और 65 जो है उनका थ्योरी पेपर का, कुल मिला के 90 नंबर आया हुआ है इनका फिजिक्स में। अगर हम बात करें हिंदी का तो हिंदी में इनका 92 है, और अगर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में इनका जो 70 है उसमें 63 है, और इनका जो प्रैक्टिकल नंबर अगर बात करा जाए केमिस्ट्री का तो सिर्फ 24 नंबर ही है। 24 नंबर इनका प्रैक्टिकल में है और 63 यानी 30 में से 24 नंबर इनका प्रैक्टिकल में आया हुआ है, और 70 में से 63 नंबर जो है वो इनका थ्योरी में आया हुआ। तो ओवरऑल जो आया हुआ वो 87 नंबर आया हुआ है केमिस्ट्री में, और अगर इंग्लिश का बात करें तो 86 नंबर आया हुआ। और इन सभी बच्चों के बारे में अगर बताया जाए, पहले भी एक बार बताए हुए कि सारे बच्चे हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आए हैं, और एक समाज में एक मिथ है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का नंबर नहीं आता, जिसको इन लोगों ने बहुत ही बखूबी से तोड़ने का कोशिश किया, या फिर एक लकीर खींचा हुआ था कि हिंदी मीडियम के बच्चे का बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं हो पाता है। इन लोगों ने इसको तोड़ने का कोशिश किया है। इस कारण से इस बार का जो टॉपर स्टॉक है उसमें हम हिंदी मीडियम के सारे बच्चों को एक साथ रखे हैं, और एक जो दूसरा टॉपर स्टॉक है उसमें हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ यही डिस्कशन किया। तो ये बहुत बेहतरीन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो नंबर आना चाहिए उन लोग इन्होंने अचीव किया। तो इनसे इनका सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं। तो पहले आंसू आप बताएंगे कि आपका मैथ का जो स्ट्रेटजी रहा है आपको किस तरह से किए हैं, कि आपके जो जूनियर हैं जो इस वीडियो को भी बैठ के देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, वो क्या सीख पाएंगे आपसे।
सर मैथ में था कि जैसे जो क्लास में सर करवाए हैं पहले सर उसको खूब अच्छा से कर लेते थे, पूरा अच्छा समझ लेते थे। फिर जैसे पूरा कॉपी अगर अच्छा से हो गया तब एनसीईआरटी बनाते थे, और एनसीईआरटी बनाने के बाद फिर आरएस अग्रवाल भी बनाते थे। लेकिन जो था कि जैसे कॉपी करते थे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता था, जिससे एनसीईआरटी और आरएस बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं था। जो जूनियर हैं अभी इन लोगों के अगले बैच के या फिर उसके बाद के बैच के, उन लोगों के लिए अगर आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर के नोट कर सकते हैं कि अगर मैथ के स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इनके अनुसार क्या कहा इन्होंने कि पहले जो टीचर बता रहे हैं, जो सर बता रहे हैं, जो सुमित सर बता रहे हैं कि ये टॉपिक है, इसको कवर करना है, तो बस पहले कॉपी को फर्स्ट स्टेप, गलती ये नहीं करना है कि पहले किताब पे जाना है, पहले कॉपी को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। फिर जो बुक बताया है सर, एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको बुक पहले कॉपी करना है। दूसरा आता है फिजिक्स का। फिजिक्स के बारे में आप बताएंगे, फिजिक्स का स्ट्रेटजी कैसा? फिजिक्स में भी सर सेम था, जैसे क्लास में पहले करवाते थे तो पूरा इतना अच्छा से फील आ जाता था कि पूरा समझ में आ जाता था। फिर बाकी जो अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता था क्लास में थोड़ा मोड़ा, तो वो कॉपी से जो क्लास नोट्स था उससे हो जाता था। लेकिन मेन था कि क्लास में पूरा अच्छा समझ लेना, बाकी कोई मेन पॉइंट अगर उसको पकड़ के फिर फैलाना तो अपना था। इसीलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको थीम है, उस थीम पे फोकस करना था और रटना नहीं कि रट के दिए नहीं सर, सिर्फ मेन थीम था। बहुत ज्यादा नहीं रट पाएंगे, बहुत सिलेबस अपना वास्ट होता है तो बहुत ज्यादा रटने का स्कोप बनता भी। तो अब बताइए आप अपने केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का कैसा प्रिपरेशन किया है। फिजिक्स अगर बात करें, जिन्होंने ये कहा कॉपी को अच्छे से कर लीजिए, समझने पर फोकस करिए और अपने हिसाब से उसको अपने भाषा में लिखने का कोशिश करिए। इनका समराइज यही था। अब आप बताएंगे कि केमिस्ट्री में आपका बहुत बेहतर नंबर है, 63 बहुत अच्छा नंबर है, तो उसको कैसे करें? केमिस्ट्री में था कि सर जैसे सर पहले ही बोल देते थे कि जितना हम करा रहे हैं कॉपी से उससे तो बाहर आने वाला है नहीं बिहार बोर्ड में, तो मेन फोकस था कॉपी पहले क्लियर करना। यदि कॉपी पूरा क्लियर हो जाता तो कभी कभी लगता था कि नहीं और क्या करना है तो एनसीईआरटी पढ़ लेते थे, लेकिन पहले था कि कॉपी पूरा अच्छा से क्लियर करना है, बाकी उसके बाद एनसीईआरटी भी थोड़ा मोड़ा पढ़े थे। लेकिन आपने क्या किया कि केमिस्ट्री में जो आपका स्ट्रेटजी रहा कि पहले फर्स्ट कॉपी कवर किया फिर उसके साथ एनसीईआरटी कॉपी, लेकिन बहुत अच्छा से मतलब क्लियर करना चाहिए। उसमें भी आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको रटना चाहिए या फिर उनको समझ करके उसको वो करना चाहिए वगैरह, किस तरह से ऑर्गेनिक का रिएक्शंस वगैरह आपको कुछ समझ किए थे, कुछ वैसा स्ट्रेटजी जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं? अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें आप कहीं नोट्स लिख रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे या फिर कोई वैसा स्ट्रेटजी आप शेयर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में था कि जितना एनसीईआरटी पढ़े थे तो बहुत कुछ तो कॉपी में मिल ही जाता था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट अगर नहीं मिलता था उसको नोट्स कर लेते थे, बाकी उतना ध्यान उस पर नहीं देते थे। उसके बाद जैसे अगर इसका शॉर्ट नोट्स की बात किया जाए तो हम शॉर्ट नोट्स ज़्यादा नहीं बनाते थे, क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक का नाम लिख लेते थे, रिएक्शन सबका, बाकी उससे हो जाता था हमको, लेकिन सबका अपना होता है तो सबका अपना अपना तरीका। अब बताएंगे आपका हिंदी में भी 92 है और इंग्लिश में भी 86 है, यानी जो लिटरेचर पेपर है उसको आप कैसे हैंडल किए? लिटरेचर में हिंदी में था कि यहाँ जो एससीपी में जो करवाया गया था, जैसे जो में तो पहले तो सर क्लास में समझाते थे पूरा कहानी अच्छा से वो कर लेते थे, उसके बाद जो पीडीएफ में था तो उसको एक दो बार पढ़ते थे तो उससे हो गया था हिंदी। बाकी अपना था कि हिंदी कितना लिख सकते हैं। हिंदी का जो क्लास है यहाँ पे लगभग 3 महीने का होता है, क्या वो सफिशिएंट था आपके उसके लिए या फिर आपको अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा या नोट लेना पड़ा, या 3 महीने का टाइम जो 2 महीने 3 महीने का स्टडी था वो एकदम आपके 92 लाइनें लाइक आपको हेल्प किया या फिर एक्स्ट्रा भी आपको एजुकेट करना? सर वो सफिशिएंट था, लेकिन हमको सर जैसे हॉस्टल में रहते थे तो हमको ज़्यादा समय मिलता था, तो हम कभी कभी क्या करते थे, जो जब समय बचता था ना आधा घंटा 1 घंटा, तो कभी कभी किताब से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव अपने से बनाते थे, लेकिन बाद में तो वो कवर हो ही गया था। लेकिन हॉस्टल थोड़ा सा मतलब देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कहावत है कि जो बेहतर बच्चे होते हैं या जो बेहतरीन रिजल्ट होता है उसको टीचर अलग से नहीं पढ़ाते, उनका मेहनत करने का तरीका अलग होता है। बस उन्होंने यही कहा कि ठीक है सर जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी एक बार बुक को देख ले कि एटलीस्ट एक आत्मा को एक माइंड सेट को ये तसल्ली मिल जाए कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरे अच्छे से कवर अप हो चुका है। इंग्लिश के बारे में बताएंगे? इंग्लिश में सर हम सेल्फ स्टडी किए थे, बाकी कहीं ग्रामर थोड़ा मोड़ा पढ़े थे, उसके बाद बुक भी सेल्फ स्टडी किए थे। आपका इंग्लिश में भी बहुत अच्छा रहा और आपको लिटरेचर में भी बहुत सही रहा है, उसके लिए इस कारण से ही आप ओवरऑल बहुत अच्छा कर पाए हैं। तब आते हैं हम लोग विकास के पास। विकास से पूछते हैं कि अगर इनका बात करा जाए, इनके नंबर का बात करा जाए तो इनके बारे में बता दें। इनका मैथ में 99 है, अगेन फिजिक्स में 94 है, और उस 94 में जो उनका थ्योरी पेपर में जो 70 में है, 70 में 67 आया है, जो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर आप 65 से ऊपर ला रहे हैं, 65 से ऊपर लाने के लिए ये तो श्योर होना चाहिए कि आपका
ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी बहुत पकड़ होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 3 नंबर ही आपका कटा है, 3 नंबर ही कटा है, तो ये बहुत ही बेहतर है। और आपका जो प्रैक्टिकल में है वो 27 रहा है, तो 27 और 67 मिलाकर 94 फिजिक्स में रहा है, केमिस्ट्री में 75 रहा है, और इंग्लिश में 80 रहा है, और हिंदी में 82 रहा है। तो आपसे एक एक करके पहले मैथ्स सही, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, स्पेशली क्योंकि आप 12th में आकर के इतना अच्छा किया और फ्रंट लाइन में आए, ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहा। मैथ के लिए मैंने सर का क्लास नोट्स किया था, और उसके पढ़ने के बाद एनसीईआरटी बनाता था, और उसके बाद आरडी शर्मा बनाता था। और फिजिक्स के लिए तो सर जितना पढ़ाते थे सर का नोट्स ही सफिशिएंट था, सिर्फ सर का नोट्स करते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सर का नोट्स ही अच्छा से किए थे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए थे। कभी अगर टाइम मिला तो एनसीईआरटी पढ़ लेते थे बुक। और हिंदी के लिए तो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे, और स्लाइड जो था उसको एक बार पढ़ लिया करते थे। और इंग्लिश के लिए हम ग्रामर पढ़े थे सर के पास, और बुक के लिए सेल्फ स्टडी किए थे। चलिए बहुत अच्छा। अब जैसे अब अगर इन दोनों के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बात करें तो थोड़ा सा आपको अगर ध्यान से सुने होंगे थोड़ा सा अंतर आया होगा कि इन्होंने आर एस अग्रवाल के साथ आर डी शर्मा भी बनाया है, इन्होंने आर एस अग्रवाल बनाया। तो कहने का मतलब देखिए, हर बच्चा एक ही जगह पे पढ़ रहा है अपने एफर्ट के साथ। क्या सिर्फ एक ही जगह हम लोग कहते हैं कि हर जो टीचर होता है हर एक बच्चे को एक ही क्लास में एक ही तरीके से पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एज करना होगा। जो टीचर कह रहे हैं कि आप आर डी शर्मा भी बना पाएंगे, आप बना पाएंगे, इन बच्चों ने बनाया है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट लगाना होगा। बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट, बहुत ही सुलझा हुआ लग रहा है, बहुत ही बेहतर आपका जो नंबर है, हर एक में बैलेंस नंबर आया होगा। तो हम लोग बात करते हैं सौरभ से कि आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा वो थोड़ा सा डिस्कस करें। मैथ के लिए तो सर का क्लास नोट्स काफ़ी था। अगर हम आर एस अग्रवाल नहीं भी बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा। सर का क्लास नोट्स एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए काफ़ी है, लेकिन आर एस अग्रवाल बनाने से कुछ कॉन्फिडेंस अपने में आएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अदर सब्जेक्ट को ना देखिए और आर एस अग्रवाल से मैथ पे ही फोकस करें, सारे सब्जेक्ट को समान टाइम दें। और हम भी ऐसा ही किए हैं, और अगर हमको अलग से टाइम मिलता था तब आर एस अग्रवाल बनाते, लेकिन आर एस अग्रवाल हम बनाए हैं पूरा। बच्चों को देखिए, जो सक्सेस है वो धक्के से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही हो जाएगा, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी मदर बुक है, क्वेश्चन उसी के अराउंड आता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आर एस अग्रवाल या फिर कोई जो एक्स्ट्रा बुक है वो आपको क्या करता है, एक हेल्पिंग एज प्रोवाइड करता है। तो इन लोगों का जो सब्जेक्ट वाइज आपको लोग देखें कि जो स्ट्रेटजी रहा वो आप लोगों के साथ शेयर किए, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक वेटेज रहा है। उन लोगों ने एक बैलेंस्ड तरीके से अपने मेहनत को परफॉर्म किया और दिखाया है। तब आता है एक ये जूनियर्स का फिर सेकंड यही क्वेश्चन था कि सर ये जो कोविड टाइम था उस टाइम उन लोगों ने कैसे, या फिर जो कोविड का सिचुएशन था उस टाइम उन लोगों ने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू किया। पहला क्वेश्चन था कि मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि कोविड के टाइम में तो ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही थी। और ये शुरुआत इस बैच का ये खासियत रहा, या फिर जो भी कहें, बदकिस्मती कहें या खासियत कहें, या फिर इन लोगों ने तो ये जो एक कहावत है कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट करें, तो शायद ये अगर मेरे साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस आपदा को शायद अवसर में कन्वर्ट कर पाए होंगे, इस कारण से यहाँ पे बैठे। तो कोविड के टाइम में इन लोगों ने कैसे अपने आप को, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, वो हम लोग जानना चाहेंगे। स्टार्ट करेंगे सर, अब आप बताएंगे। कोविड के समय में यहाँ ऑनलाइन क्लास चलता था, जिससे पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं आया। और एससीपी का अपना ऐप है जिस पर हमेशा ऑनलाइन क्लास चलता था, जिसके कारण पढ़ाई में तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जहाँ दिक्कत होता था सर के कॉल करके या व्हाट्सएप वगैरह पे हम अपना डाउट क्लियर कर लेते थे। और अगर मिलने का मौका मिलता था, अगर थोड़ा ढीला ढाला रहता था लॉकडाउन में, तो हम आके सर से डिस्कस कर लेते थे। चलिए, तो इनका रहा कि चलिए लोकल है बच्चा, तो लोकल होने का फायदा हुआ, और जब टाइम मिले वो अपना पर्सनली आकर के पूछ रहे थे। तो चलिए अब आंसू से पूछते हैं कि आप जो लॉकडाउन का टाइम था या कोविड का जो टाइम था, उस टाइम अपने आप का कैसे आप मेंटेन। सर जब कोरोना था तो कोविड-19 था, तो मतलब क्लास तो ऑनलाइन होती थी, और गांव में जब नेट का थोड़ा होता था कि नेट कभी कभी फंस जाता था, लेकिन होता कि वीडियो अब आधा घंटा के बाद फिर डाउनलोड मिल जाता था वीडियो, तो फिर क्या करते थे, जाता था ऐप पे, तो वो वीडियो देख लेते थे। और फिर से अगर समझ फिर भी नहीं आता था तो फिर सर को पर्सनली मतलब व्हाट्सएप मैसेज या कुछ करके फिर समझ लेते था। घर भी दूर था तो यहाँ पर आना मुश्किल था तो उस समय तो। चलिए, इनका ये कहना है कि
जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उससे अपने वो प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, और जहाँ उनको दिक्कत हो रही थी तो फ़ोन से या फिर व्हाट्सएप से कॉल करके या व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चंस को भेज करके अपने डाउट्स को क्लियर करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी, अगर ठान लिया है कि वो करना है तो उस पर लगे रहना। सिचुएशंस आपको मजबूर नहीं कर सकता है, आप अपने मेहनत से सिचुएशन को मजबूर करेंगे, और इन लोगों ने करके दिखाया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनका जो प्रैक्टिकल नंबर है, अगर इस प्रैक्टिकल नंबर को थोड़ा सा बेहतर होता तो अब ये शायद टॉप 5 में होते, बिहार के टॉप 5 में होते। प्रैक्टिकल में उनका बहुत बेहतर नंबर नहीं मिल पाया है, जिस कारण से ये टॉप 20 में है। लेकिन अगर थोड़ा सा बेहतर होता तो वो टॉप 5 के आसपास इनका रैंक होता। कोई बात नहीं है, जो है उस पर बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग विकास से जानना चाहते हैं कि जो कोविड-19 के टाइम आपने अपना प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखा, क्योंकि वहां पे आपके पास टीचर एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअली प्रेजेंट होता है। इस मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से वो खुद वहां मौजूद नहीं होता है। तब अपने आप को आप कैसे कंटिन्यू रखें, अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखें? एससीपी का अपना ऐप होने के कारण हम लोग का पढ़ाई रुका नहीं ऑफलाइन से, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन शिफ्ट होने में कुछ दिन दिक्कत हुआ शुरू की। हम डायरेक्ट 12th में ज्वाइन किए, इससे पहले कभी ऑनलाइन क्लास किए नहीं थे। शुरू में कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे आदत हो जाने के बाद ठीक हो गया। उसका लॉस था तो फिर ये प्रॉफिट में था कि मेरा घर दूर था तो हमको आने में 1 घंटा टाइम लग जाता था, लेकिन कोरोना के टाइम में वो टाइम मेरा बच जाता था, जिसको कि हम पढ़ाई में यूज कर सकते थे। दूसरा चीज की आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि कैसे, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे या फिर आप कैसे लास्ट के टाइम में आपने कैसे अपना प्रिपरेशन करा? शुरू में तो हम घर से ही पढ़ाई करते थे। कोरोना से पहले, कोरोना खत्म होने के 1 महीने बाद तक घर से ही किया, लेकिन उसके बाद जो लगा कि क्योंकि घर दूर होने के कारण 1 घंटा ज़्यादा टाइम लग जाता था, कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाते थे तो टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता था, और धूप होने के कारण गर्मी के टाइम में दिक्कत हो जाता था। इस कारण से सर से बात किए तो सर बोले कि लाइब्रेरी का सिस्टम है, यहाँ यूज़ कीजिए। तो लाइब्रेरी का सिस्टम होने के कारण बहुत ही फायदा हुआ, यहाँ पे आके पढ़ पाए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बचा। चलिए, इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा कुछ हम अपने एंड से ऐड करना चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से आ रहा था क्लास करने के लिए। तो गर्मी के टाइम में या फिर जो बरसात का टाइम था उस टाइम में वापस जाना कठिन हो रहा था इनके लिए। तो इन्होंने अपने एक रिलेटिव को कह करके अपना जो लंच है वो अपने घर से मंगवा लेते थे, और सुबह जो 6 बजे आते थे, उनका क्लास का टाइम 7 बजे था, तो 6 बजे जो घर से निकलते थे 6:30 बजे तक कोचिंग, और फिर 7 बजे से जो क्लासेस चलती थी वो 10:30-11 बजे तक। उस क्लास को करने के बाद 11 बजे से लेकर के 5 बजे 6 बजे कभी कभी 7 बजे रात तक यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइब्रेरी में बैठ करके पूरे शिद्दत से मेहनत किया। उसका फायदा ये हुआ कि जो इनका 11th का जो टॉपिक उनका कमजोर रहा था, जिसमें उनके बहुत अच्छी सी पकड़ नहीं थी, वो अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर से, क्योंकि उनके सीनियर भी वहाँ बैठ रहे थे, फ्रेंड्स से, सीनियर से और हम लोगों से, जो एससीपी की टीम है उनसे मदद लेकर के अपना 11th का जो बेसिक एटलीस्ट ठीक करना था 12th के लिए, उन्होंने किया। और ये शिद्दत थी कि वो आज यहाँ तक खड़ा हो पाया। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कहा जाए इसको, कि अगर आप 67 ला रहे हैं फिजिक्स में, 99 ला रहे हैं मैथ्स में, ये बहुत काबिल तारीफ है। और वो तभी हो सकता है जब आप टाइम दिए हैं कहीं पे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो कोविड के टाइम का सारा सिस्टम समझ में आ गया हम लोगों को, इन लोगों का क्या स्ट्रेटजी रहा। जो एक अगर इन लोगों ने इस ऐप के बारे में जिक्र किया तो हम आप लोगों के सामने जो है इस पॉइंट को भी रख लेना चाहते हैं कि एससीपी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो लॉकडाउन के टाइम हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे और उसको अपलोड कर रहे थे, वो सारा वीडियो लाइव में भी जा रहा था और रिकॉर्डिंग में भी जा रहा था। अभी भी बहुत सारा वीडियो उस पर पड़ा हुआ है, टॉपिक वाइज वीडियो इसमें बहुत सारा डाला हुआ, और बहुत सारा वीडियो अभी अपकमिंग बहुत जल्द उस पर आने भी वाला है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि वो क्लासेस देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो एससीपी में किसी भी कारणवश से, चाहे वो सीट की कमी होने के कारण, चाहे वो दूर होने के कारण क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो उनके लिए भी हम चाह रहे हैं कि हम अपने एंड से जितना हेल्प कर पाए उनको वर्चुअली, क्योंकि हमारे पास भी है कि एक आदमी एक लिमिटेड बच्चों को ही ट्रीट कर पाएगा फिजिकली, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों का हेल्प किया जाए। तो आप लोग जो भी जुड़ नहीं पाए हैं हमारे से डायरेक्ट, वो हमारे से वर्चुअली जुड़ पाएंगे। बहुत जल्द उस सिस्टम को ला रहे हैं जिससे कि आप
जो अभी तक ऑनलाइन का सिस्टम सिर्फ एससीपी वाले ही बच्चों के लिए था जो ऑफलाइन में कर रहे थे, उसको हम लोग ऑनलाइन में भी बहुत जल्द उन सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहेंगे जो यहाँ तक नहीं पहुंचता। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कहा कि गांव में लाइट जाने के कारण, मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण, या फिर यूं कहे कि क्या कहते हैं डाटा कनेक्शन सही नहीं होने के कारण क्लासेस नहीं कर पाए, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर देते हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनके पास बहुत जज्बा, खून में एक चीज जो होता है वो है मेहनत, उस मेहनत और जज्बा के कारण आज यहाँ पे आ पाए हैं। तो अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक या फिर क्यों यूं कहें की टॉपिक जो है उस पर बात करने जा रहे हैं, जो है टेस्ट सीरीज और उसका बेनिफिट। क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करके बैठे हैं, तो उन लोगों से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज उन लोगों ने दिया उसको कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे मैनेज किया, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, मतलब टेस्ट से पहले का क्या स्ट्रेटजी रहा है, टेस्ट देने के बाद का क्या स्ट्रेटजी रहा है, कहीं नंबर ज्यादा आया कम आया तो कैसे अपने आप को बैलेंस किए हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रहा है। और जो एग्जाम था आपका, जो एक्चुअल जो बोर्ड का एग्जाम था, जो एससीपी का जो एग्जाम था, जो मॉक टेस्ट थे, उसमें आपको कुछ हेल्प मिला, कितना हेल्प मिला, क्या रहा, तो वो स्ट्रेटजी हम लोग इन लोगों से जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सौरभ से। बताइए सौरभ, आप अपने टेस्ट स्ट्रेटजी। क्लास में जैसे ही चैप्टर खत्म होता था उसके बाद तुरंत सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था, जिसके जो टेस्ट हम लोग अटेंड करके टेस्ट का एनालिसिस करते थे, सर कॉपी चेक करके कहाँ गलती हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ क्या कमी रह गया वो समझाते थे। और जिसके कारण हम लोग उसको एक डायरी में लिखकर बाद में अगले टेस्ट देने से पहले उसको पढ़ के आते थे, जिससे वो गलती में कमी आने लगी और धीरे धीरे हम लोग का रिजल्ट बेहतर होने लगा। देखिए कितना बेहतर इन्होंने कहा कि टेस्ट देने से ज्यादा फोकस इन लोगों का था कि उस टेस्ट में जो गलतियां कर रहे हैं उसको लिखा जाए और जो गलतियां कर रहे हैं उसको वो फिर से वापस रिपीट नहीं किया जाए। तो इनका ये सौरभ का था, वो आंसू से पूछते कि उनका क्या रहा, कैसे उन लोगों ने टेस्ट दी। टेस्ट से पहले था कि सर बोलते हुए थे कि टेस्ट में मतलब जो भी अपना 100% देना हो, बाकी जो सिर्फ अपना 100% देना है तो सोचते थे कि टेस्ट में जाते अपना 100% देना, तो आते थे। फिर होता था क्या कि टेस्ट में कभी टाइम घट जाता था या कभी क्वेश्चन में थोड़ा होता था कि दूसरा थोड़ा अच्छी हो जाता तो हड़बड़ा जाते थे तो क्वेश्चन नहीं बनता था। फिर होता था कि टेस्ट जब खत्म हो जाता था फिर कॉपी चेक होने के बाद पता चलता था यहाँ गलती हुआ, तो सर बोलते थे कि सिर्फ जहाँ गलती हुआ उस पर ध्यान दीजिए, ना कि कितना नंबर आया है। तो सिर्फ उसी मिस्टेक को लिखते थे और उस पर सिर्फ काम करते थे, बाकी नंबर ये इनका कहना है कि हमारे मतलब इनका जो स्ट्रेटजी था उसमें नंबर से ज्यादा ये फोकस करते थे कि कहाँ इनकी गलतियां हुई उसको देखने। आप बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा ये जो नंबर है इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि शुरू जब स्टार्टिंग में टेस्ट दिया करते थे तो टाइम कम हो जाता था, OMR भरने में मिस्टेक हो जाता था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता था, क्योंकि आधा तो ऐसा टाइप का था नहीं। अगर बिना टेस्ट दिए अगर बोर्ड में जाते तो आज इतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि जो गलती हम कोचिंग में करते थे वो हम वहाँ करते, लेकिन यहाँ गलती होता था तो सर से बात करते थे, सर यहाँ पे एक टेस्ट एनालिसिस सीट मिल रहा था जिसमें कि जो गलती किए थे वो भरना होता था और उसके बाद सर से बात करना था, तो सर उस गलती के हिसाब से उनको बताते थे, उसके बाद उसको डायरी में नोट करते थे और अगला टेस्ट जब देने आते थे तो वो पढ़ के आते थे। और लास्ट के महीने में यहाँ पे मॉक टेस्ट चला था, जैसे बिहार बोर्ड में प्रतिदिन टेस्ट होता है वैसे यहाँ पे हुआ था, जिससे कि हम लोग को उस कंडीशन में रहने का आदत हो गया था कि जो हम लोग को फिर लास्ट में प्रेशर नहीं आया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा 10th क्लास में मैथ में 75 नंबर था, वो इस कारण था क्योंकि मेरा उस दिन एग्जाम में टाइम नहीं बचा था, क्योंकि हम उससे पहले कभी भी टेस्ट दिए नहीं थे और डायरेक्ट एग्जाम में बैठे तो मेरा टाइम घट गया, जिस कारण से हम पूरा क्वेश्चन बढ़ा नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पे जब टेस्ट दिए तो मेरा रोज का एग्जाम 1 घंटा 50 से 60 मिनट रोज बच जाता था बोर्ड का एग्जाम में। चलिए एक नया पॉइंट मिला जूनियर्स के लिए कि इन्होंने क्या कहा कि जो टेस्ट दिया, टेस्ट में एक छोटा छोटा पहलू पर काम करना होता है। जैसे कि इन्होंने टेस्ट दिया तो टेस्ट देने के बाद क्या किया कि अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखा कि कितना देर का पेपर है, कितने दिन में अटेम्प्ट करना है। और इस स्ट्रेटजी से इन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेटजी से इन्होंने अपना टाइम को बचाया। और टाइम बचाने का इनका ये फायदा हुआ कि जो अक्सर बच्चों का जो टाइम है वो घटता है एग्जाम के टाइम, जिसमें इनका टाइम जो है वो बचा। और कहीं ना कहीं इस चीज के लिए पूरे टीम एससीपी को भी धन्यवाद देने बनता है, क्योंकि इन पूरे टीम के बदौलत, क्योंकि ये जो काम है वो टीम वर्क का है। हर एक टीचर ने, हर एक स्टाफ ने, हर एक टाइपिंग से लेकर के टेस्ट लेने से लेकर के टीचर से लेकर के हर एक लोगों ने अपना एक
बेहतरीन प्रदर्शन किया, बेहतरीन एफर्ट मारा, जिसका परिणाम है अभी कि इन लोग ये सब बच्चे अच्छे कर पाए हैं, कर पा रहे हैं और यहाँ तक अभी तक कर पाए हैं। लेकिन हाँ, अगर टेस्ट का अगर हम इन सभी का एक बार समरी करा जाए तो समरी कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आप जब भी टेस्ट देते हैं तो टेस्ट को एकदम ईमानदारी से करिए। टेस्ट नंबर देने के, नंबर उठाने के मूड से ना दे करके टेस्ट में कम से कम गलती करने के मूड से दीजिए, जिससे कि ये बेहतर हो कि अगर आप कम गलती करेंगे मतलब आप सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो नंबर बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद उठेगा। ये नहीं कि नंबर उठाने के मकसद से करना है, जैसा कि आंसू का कहना था, विकास का ये कहना था कि सर हम टेस्ट देकर के टाइम को मैनेज करना सीखे, 10th में ये काम नहीं किए थे, इसका आंसर मेरा उसमें मैथ्स में नंबर बहुत बेहतर नहीं आ पाया था। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है किसी भी एग्जाम में बेहतर करने के लिए, वो है टेस्ट। तो बच्चे जो टेस्ट का जो मॉड्यूल है, जो एससीपी का जो टेस्ट का जो तरीका है, जैसे चैप्टर वाइज तो होता ही होता है, साथ के जो लास्ट का जो टेस्ट का जो मॉक टेस्ट का जो 2 महीने का एकदम मैराथन टेस्ट जो होता है उसको नहीं मिस करना, उसको कंटिन्यूस करिए। जो भी जूनियर्स है वो हमारे तरफ से भी सजेशन है, इन बच्चों का भी मिला जुला वही सा सजेशन है आप लोगों के लिए कि लास्ट का जो टेस्ट होता है वो आप कंटिन्यूस दे, उसको सीरियसनेस के साथ दे। और वो टेस्ट आपको क्या करेगा, जो एक्चुअल एग्जाम है उसका जो डर है, उस डर को आप इसके अंदर से बाहर निकाल देगा। अगर डर बाहर निकल गया तो जीत निश्चित है, क्योंकि होता क्या है कि जो डर है एग्जाम का, वो डर बहुत टाइम आपके प्रिपरेशन को बहुत कमजोर कर देता है। इस टेस्ट को दीजिए, टेस्ट हर दिन टेस्ट देने का मकसद यही होना चाहिए कि आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करें। इन लोगों ने कहा कि जो टेस्ट देते उसका टेस्ट का एनालिसिस, जो सीट मिलता था उस सीट को भरते थे, उसको एनालिसिस करने का उसको लिखते थे, तो उस पर फोकस करें। अब आते हैं हम लोग एक इस टॉपर स्टॉक के लास्ट पड़ाव पे, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि लोगों का एक मैसेज देना चाहते हैं जो अपने जूनियर्स के लिए, कि क्या चीज को फोकस करें, क्या इनकी गलतियां रही हैं, क्योंकि ये और भी बेहतर कर सकते थे। कुछ ऑप्शन थे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है लाइफ में, स्काई इज लिमिट, हर चीज का कहीं ना कहीं एक स्कोप खाली ही रहता है, कहीं कोई वेस्ट नहीं है, हर जगह पे कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो वो क्या अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे, अब क्या अपना एक स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे। और आंसू जो है वो हॉस्टल में रह के पढ़े हैं, तो हॉस्टल लाइफ और बाकी चीजों के बारे में अगर जिक्र करना चाहेंगे तो वो यहाँ पे बता सकते हैं, और जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वो। सर जैसे हॉस्टल लाइफ में था कि जैसे सर पढ़ाते थे, फिर जैसे समझ में नहीं आता था, फिर सर रात में जाते थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे 9-10 बजे रात तक, फिर सर आते थे या 11 बजे 12 बजे आते थे, फिर सर लास्ट में समझाते थे कि ऐसे पढ़ना। फिर वहाँ भी नहीं होता, जैसे एक्स्ट्रा क्लास भी सर वहाँ पे मतलब लिए थे 2-3 क्लास, मतलब कि जो टॉपिक समझ में नहीं आया था लिख लेते थे दिन में, फिर रात में आते थे सर पढ़ा देते थे। और फिर जब टेस्ट होता था, जैसे कि हम लोग को लाइन फाड़ने में दिक्कत, डायग्राम में दिक्कत होती थी, तो सर आते थे बताते थे कि हॉस्टल का अलग टेस्ट का सिस्टम था और क्लासेस का अलग। हाँ सर, हॉस्टल का अलग सिस्टम था, तो उसका टेस्ट अलग था, तो उसके लिए अलग प्रिपरेशन था, और यहाँ भी अलग टेस्ट था, तो इसके लिए अलग अलग प्रिपरेशन था। यानी कि टेस्ट आपका हॉस्टल का जो टेस्ट था वो आपको हेल्प किया। अब बाकी लास्ट अपने जो जूनियर्स हैं, एज एक डिस्ट्रिक्ट के टॉपर, आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो क्या किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, वो सर लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो सर बताएंगे सिर्फ उसी को फॉलो करना, बाकी जो भी हो दुनिया माने या न माने, लेकिन जो सर बताएंगे कि ये करना है, तो जिस टाइम पे सर बोलेंगे ये करना है तो उस टाइम पे वो करना है। बाकी एक्स्ट्रा करना वो अलग बात है, लेकिन जो सर बोलेंगे वो करना है, मतलब करना है, तो उसको एडजस्ट करना। हाँ, मतलब सर को फॉलो करते जाना, बाकी जो। चलिए ठीक है। अब चाहते हैं हम लोग कि सौरभ से पूछना कि आपका लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए बताइए जो डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर मतलब कि डेली आते हैं जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, तो आप डेली आते हैं जाते हैं, उन बच्चों के लिए, और अपना जो एक जर्नी है उसमें कुछ वैसा जो आप जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप ये चीजें करिए, बहुत बेहतर हो। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि अगर एग्जाम में आप अच्छा करना चाहते हैं तो सर जितना बोलते हैं वो आप जरूर करें, सर का नोट्स पूरा करें, और सर जहाँ जहाँ बताते हैं जैसा जैसा करने के लिए वैसा जरूर करें। सर को फॉलो कीजिएगा तो आपको जरूर बहुत अच्छा नंबर आएगा। और यहाँ के जो लोकल है वो यहाँ का लाइब्रेरी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ बुक वगैरह भी बहुत है, जिससे अच्छे बुक हैं जिससे आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। और लाइब्रेरी का पढ़ने का भी सिस्टम, अगर आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर आराम से शांत माहौल भी है और आराम से आप पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा चीज जो आप अपने
प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसा गलती की है जो चाह रहे हो कि आपका जूनियर नहीं करे, कुछ वैसा सजेशन की जैसे आप 11th में ज्वाइन नहीं किए थे, 12th में ज्वाइन किए थे, क्या जो आपके जूनियर्स हैं उनको 11th में ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना? क्या आपको 11th कष्ट दिया कि नहीं, आपको दिक्कत क्या थी? बिल्कुल 11th जरूर पढ़ना चाहिए। हम तो कोविड के कारण नहीं पढ़ पाए थे, जिसके कारण हमको दिक्कत 12th में हुआ, लेकिन सर लोग के सपोर्ट से हम यहाँ तक आ पाए हैं। और जो 11th करना चाहिए, क्योंकि आपको 11th से कंपटीशन लेवल पर भी बहुत फायदा होगा। 12th में अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए 11th जरूर पढ़ना चाहिए। या आप आंसू कोई वैसा सजेशन देना चाहेंगे जूनियर को जो आप नहीं कर पाए हैं, जो आपसे एक मिस्टेक हुआ हो, जो आप चाहें कि आपके जूनियर्स नहीं करें, कोई वैसा है सजेशन तो आप बताना चाहें तो बताओ। सर जैसा था कि हम जैसे बोले थे कि सर को फॉलो करना, लेकिन लास्ट में हुआ था कि जैसे प्रैक्टिकल का एग्जाम हो रहा था, लेकिन सर बोले थे कि ये करना है, लेकिन हम क्या किए, वहाँ पे जो सर थे वो जो बताए ना उसको फॉलो कर गए, तो वहाँ भी एक मिस्टेक हुआ था। लेकिन शायद हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक गलती किए। वहाँ पे फर्स्ट गलती था कि सर का बात नहीं माने, तो वहाँ भी मतलब हमको थी हुआ। और कोई बात नहीं। तो अब विकास से हम पूछना चाहेंगे कि कोई वैसा लास्ट मैसेज या फिर वो चीज़ कि आप बताना चाहें अपने जूनियर्स को, या फिर कोई वैसा गलती जो आप किए हैं और आप चाह रहे हो कि आपके जूनियर्स नहीं करे, तो वो एक गलती के बारे में तो सबसे बड़ा गलती ये था कि 11 नहीं पढ़े थे, और वो तो मेरा भी गलती था, और समय वैसा ही था कि कोरोना का टाइम था तो नहीं पढ़ पाए थे। क्योंकि आपका तो 12th हो भी जाएगा, लेकिन आगे अगर साइंस के एरिया में आप अगर जाना चाहिएगा तो उसमें आपको 11 का जरूर, बिना 11 के आप हो ही नहीं सकता, उसमें आपका 11 का जरूरी होगा। जिसका कारण कि मैं 12 करने के बाद 11 के बैच में आगे पढ़ा करता था। और आप लोग के लिए मैसेज है कि सर को हमेशा फॉलो करें, सर जो बोले उसको फॉलो करें, और टेस्ट कोई भी टेस्ट छोड़े नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेस्ट का है, टेस्ट को सिर्फ देना ही नहीं है, बल्कि उसका एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो भी दिक्कत हो सर से मिलना है, वो दिक्कत को सॉल्व करना है। और सारा लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि लाइब्रेरी का यूज करना, और यहाँ पे बाकी सारी बुक है आप जिसका यूज करके पढ़ सकते हैं, सारे प्रैक्टिस के लिए बहुत बुक है। और सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहेंगे कि जो एससीपी का परंपरा है, यहाँ से टॉपर निकलने का, इसको हमेशा के लिए बनाए रखें। ये जो परंपरा है ये बस बच्चों के मेहनत से ही है। और अगर आप जैसे बच्चे, जो पिछले साल कामरान था और कामरान के साथ बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने सजेस्ट किया, जिन्होंने आप लोगों को गाइड किया, जिसका परिणाम ये है कि, और एक मोटिवेशन ये है कि उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, उसके कारण है कि आप यहाँ पर भी बैठ पाए हैं। तो अभी जो ये टॉप ऑफ स्टॉक है, इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपर के साथ हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बैठे हैं। ये वैसे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से अपना 12th का पढ़ाई करा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाया है। अररिया डिस्ट्रिक्ट का एक अलग सा पहचान धीरे धीरे फिर से इस साइंस के जो क्षेत्र में, जहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था, उसको बढ़ाने का कोशिश किया है। ये है कि जिसका अररिया डिस्ट्रिक्ट का जो अतीत है वो बेहतर है, लेकिन वर्तमान थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ डगमगाया था, जिसको इन लोगों ने अपने एंड से, अपने तरफ से पिछले साल भी, इस साल भी बहुत बेहतर किया है कि बच्चे बाहर जा रहे थे, पूर्णिया जा रहे थे, बाकी बाहर कहीं कहीं अलग जगह जा रहे थे, यहाँ नहीं रह रहे थे। इन लोगों ने ये दिखाया कि ग्रामीण परिवेश में भी रह करके, फॉरबिसगंज जैसे छोटे से जगह पे भी रह करके, अगर सही गाइडेंस मिले और सही तरीके से मेहनत किया जाए, दोनों चीजें अगर सही हो तो जरूर मेहनत का फल आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा, और ये मिला भी है। और इन लोगों को हमारे टीम एससीपी की तरफ से, मेरे तरफ से, और बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं एससीपी के, सभी के तरफ से, सभी जो जूनियर्स हैं उन सभी के तरफ से कांग्रेचुलेशंस फिर से। और ये है कि आप अपने मेहनत को इसी तरीका से करिए, और जो आप एक बार अपना एक मुकाम हासिल किए हैं उसको आप बनाए रखें। और हमारी शुभकामनाएं भी है कि लाइफ जीवन में आप उज्जवल से उज्जवल काम करें, और जहां भी आपको किसी दूसरे आपके जो जूनियर्स हैं, जहां भी आपको हेल्प करने का मौका मिले उनको हेल्प करें, उनको सही गाइडेंस दें, सही तरीका से सजेस्ट करें, जो भी सजेस्ट करना है, जो भी आपको, जो ये नहीं कि 11th 12th उनसे नीचे भी कोई बच्चे हैं तो उनको तरीका सिखाएं, समझाएं कि आगे पढ़ने का तरीका क्या है, जो आप यहाँ से सीखे हैं उनको सिखाएं। क्योंकि अगर आप दूसरे का हेल्प करते हैं तो आपको ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं किसी न किसी छोर से आपको भी हेल्प करता होता है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम ये उम्मीद करते हैं और ये हमारा पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से
बाहर अब जहाँ भी पढ़ने जाएंगे, जिस भी आगे का हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, वहाँ भी अपने इस गौरव को, इस डिस्ट्रिक्ट के गौरव को, इस एससीपी के गौरव को, इस टीम एससीपी का जो एक स्वाभिमान है, जो एक टीम एससीपी का जो एक क्या कहते हैं हाथ है, जो सारा जो टीम बना हुआ है बच्चों का, टीचरों का, उनका गौरव बनाए रखेंगे आप, और कहीं ना कहीं आप इस चीज की गरिमा को बनाए रखेंगे कि जिससे कि हर वक्त हम अपने आप को गौरवान्वित समझें, और ये लगे हमारे पास भी कि ये जो टीम है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग सिस्टम से आकर के जुड़ा हुआ, जो आप लोग जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे बहुत तरह की दिक्कतें हैं, बहुत तरह के आर्थिक, सामाजिक, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, फिर भी उसमें आप लोग बेहतर कर रहे हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर करेंगे आप लोग जीवन में भी। और जो जूनियर है, जो आपके इस वीडियो को, आज के जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी भी है कि आपको बहुत जल्द YouTube पे हमारा बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा हेल्प आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों तक जो हमारे से डायरेक्टली नहीं जुड़ पाए हैं, जो दूर से, जो अररिया डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, या फिर यहाँ के 100-150 किलोमीटर से नहीं है, 200 किलोमीटर से नहीं है, जो यहाँ तक 200 किलोमीटर तक के बच्चे आ रहे हैं, उससे दूर के बच्चे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हम हेल्प करने के मूड में हैं। और वैसे बच्चे जो किसी कारण से गांव से बाहर नहीं निकल पाए हैं, बहुत सारी लड़कियां नहीं निकल पाई हैं, उनको हम लोग यहीं से हेल्प करने का कोशिश करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लोग वहां से भी रिजल्ट लेके आए। और इस बार हम ये आपको पूरी कमिटमेंट करते हैं फिर से कि अब ये जो एक्चुअल में जो प्रेजेंट होकर बच्चे कर रहे थे क्लास में, उनके साथ साथ वर्चुअली भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे इस बार हम लोग। हमारे पास टीम है, इन लोगों का पूरा एक तजुर्बा है, धीरे धीरे वैसा आएगा। अगर आप अपने इस कमेंट सेक्शन में आप लास्ट में जरूर लिखें कि आप अपने लाइफ में क्या आप करना चाहते हैं, वो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखें यूट्यूब के। और ये भी जरूर लिखें कि आप अगला वीडियो अगर हमारे से चाह रहे हैं तो कौन से टॉपिक पे चाह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये चाहते हैं कि हम कंटिन्यूअसली आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल चीज, ऐसा ही टॉपर स्टॉक, और ये टॉपर स्टॉक के अलावा भी 12th के रिलेटेड, कैरियर के रिलेटेड वीडियोज लाएं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एससीपी लर्निंग प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, और कोई सजेशन हो तो उस सजेशन को भी आप अपने उस कमेंट सेक्शन में दे दें। आपके सजेशन को हमारी टीम जरूर उस पर काम करेगी और हमारे तक ये मैसेज पहुंचाएगी। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो। और इन लोगों की जगह पे अगले बार हम आपको देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप बैठेंगे और हम लोग सारी टीम बैठेंगे, तो अगला जो टॉपर्स होगा वो इसी वीडियो को देखने वाला बच्चा होगा। यही उम्मीद के साथ, बेस्ट विशेज के साथ, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ओके।